हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोहलर का अंतर्दृष्टि या सूझबूझ का सिद्धांत। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग अंतर्दृष्टि सिद्धांत को समझने से पहले इस सिद्धांत से संबंधित बेसिक इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसके सर्वप्रथम इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका सर्वप्रथम प्रतिपादक वर्दीमर को माना जाता है। किसे माना जाता है? वर्दीमर को। वर्दीमर ने 1911 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया था। उसके पश्चात कोहलर द्वारा इस पर प्रयोग किया गया। ठीक है, तो इसके प्रयोगकर्ता कौन है? कोहलर है। वर्दीमर द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया और कोहलर द्वारा इस पर प्रयोग किया गया 1916 में। आगे हम लोग देखेंगे कि इनके सहयोगी कौन थे। ठीक है, तो जब कोहलर द्वारा इस पर प्रयोग किया गया था तो कोपका उनके सहयोगी थे। ठीक है, 1920 में कोपका इनसे जुड़े थे, तो कोपका ने इनके सहयोगी के रूप में कार्य किया। और किस पर प्रयोग किया गया था? तो वन मानुस पर, सुल्तान नामक एक वन मानुस पर प्रयोग किया गया था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि सिद्धांत को अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो अंतर्दृष्टि या सूझबूझ के सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। उसी के साथ इसे समग्रवादी सिद्धांत भी कहते हैं, पूर्णाकार सिद्धांत भी कहते हैं और पूर्ण से अंश की ओर सिद्धांत भी इसी सिद्धांत को कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इसे संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है इसी को संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो क्रियाएं होती है वो मानसिकता पर आधारित होती है। ठीक है, इसमें मानसिक बुद्धि का प्रयोग अधिकतम रूप से किया जाता है, इसीलिए इसे संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत भी कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे इसे गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, इसी सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि हम पीछे देख चुके हैं। अब हम ये समझेंगे कि गेस्टाल्ट क्या है, इसका क्या अर्थ होता है। तो गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का है जिसका अर्थ है आकृति को पूर्णता या समग्रता के रूप में लेना। ठीक है, गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा का शब्द है? तो ये जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कि किसी भी आकृति को समग्रता या पूर्णता से लेना, अर्थात गेस्टाल्ट का अर्थ हुआ समग्रता या पूर्णता। ठीक है, गेस्टाल्ट का क्या अर्थ हुआ? समग्रता या पूर्णता। तो यहाँ पर हमें कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है? पहली बात कि गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा का शब्द है? तो जर्मन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है? समग्रता या पूर्णता। अब आगे हम लोग देखेंगे गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार अधिगम प्रयास व त्रुटि न होकर सूझ के द्वारा होता है। ठीक है, ये जो गेस्टाल्टवादी है इनका क्या मानना है कि जो अधिगम होता है, जो सीखने की क्रिया है, वो प्रयास व त्रुटि के द्वारा नहीं होती है, सूझ के द्वारा होती है। जबकि हमने पिछले वीडियो में अपने देखा है कि जो थांडाइक है, ठीक है, जो थांडाइक है उनका क्या मानना है कि बच्चा कैसे सीखता है? प्रयास और त्रुटि के द्वारा सीखता है। ठीक है, प्रयास, बार बार प्रयास करता है, बार बार त्रुटियां करता है और इस प्रकार से वो अधिगम करता है। लेकिन जो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है इसका क्या मानना है कि इसमें प्रयास व त्रुटि से बच्चा नहीं सीखता है बल्कि अपनी सूझ के द्वारा सीखता है। अब आगे हम लोग देखेंगे सूझ का अभिप्राय अचानक उत्पन्न होने वाले एक ऐसे विचार से है जो किसी का समाधान कर दे। ठीक है, इनके अनुसार जो सूझ है उसका क्या अभिप्राय है? अचानक उठने वाले ऐसे विचार से जो किसी भी समस्या का समाधान कर दे। सूझ द्वारा सीखने के अंतर्गत प्राणी परिस्थितियों का भली प्रकार से अवलोकन करता है, तत्पश्चात अपनी प्रतिक्रिया देता है। इसके अंतर्गत पहले बच्चा या व्यक्ति क्या करता है? जो भी समस्या रहती है, जो भी परिस्थिति रहती है, उसको भली प्रकार से पहले अवलोकन करता है, समझता है और उसके बाद में अपनी प्रतिक्रिया उस पर देता है। अब हम आगे देखेंगे कि गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक कौन है। तो कोहलर, कोपका और वर्दीमर ये गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक है। ठीक है, किसके प्रवर्तक है? ये गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक है, कोहलर, कोपका और वर्दीमर। तो हम गेस्टाल्ट को पीछे समझ ही चुके हैं कि गेस्टाल्ट मतलब क्या है? समग्रता या पूर्णता, और इसके प्रवर्तक कौन है? कोहलर, कोपका और वर्दीमर। अब आगे हम लोग देखेंगे कि कोहलर द्वारा किस प्रकार से प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो कोहलर ने अपना प्रयोग दो प्रकार से किया था। ठीक है, इसने अपना जो प्रयोग किया था वो दो प्रकार से किया है। तो पहले हम आइए देखते हैं पहला प्रयोग, उसने अपना पहला प्रयोग किस प्रकार से किया था। एक सेकेंड। कोहलर ने एक कमरे में सुल्तान नामक एक भूखे चिंपैंजी को बंद कर दिया तथा उसने कमरे की छत में कुछ केले टांग दिए। ठीक है, उसने क्या किया? एक भूखे चिंपैंजी को एक कमरे में बंद कर दिया और कुछ केलों को कमरे की छत पर टांग दिया जो उस भूखे चिंपैंजी की पहुंच से बाहर थे। कोहलर ने कमरे में 3-4 खाली बक्से भी डाल दिए। कोहलर ने क्या किया
कि उस कमरे में 3-4 खाली बक्से भी डाल दिए। बार बार प्रयास करने के बावजूद भी चिंपैंजी केलों को प्राप्त करने में असफल रहा। तभी उसकी नजर बक्सों पर गई तथा उसने बक्सों को एक के ऊपर एक रखते हुए केलों को प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर क्या बताया है कि कोहलर ने एक कमरे में एक भूखे चिंपैंजी को बंद कर दिया और उसमें उसकी छत पर कुछ केले टांग दिए और उसी कमरे में कुछ 3-4 बक्से भी खाली रख दिए और केले जो थे वो उस चिंपैंजी की पहुंच से बाहर थे। तो इस प्रकार जब चिंपैंजी द्वारा बार बार प्रयास किया गया फिर भी वो केलों को प्राप्त करने में असफल रहा तथा उसकी नजर अचानक से किस पर पड़ती है, उन बक्सों पर पड़ती है और फिर वो क्या करता है, उन बक्सों को एक के ऊपर एक रखते हुए केलों को प्राप्त कर लेता है। आइए हम इसे आगे पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये चिंपैंजी है, ठीक है, सुल्तान नामक चिंपैंजी, और यहाँ पर है ये केले टंगे हुए। अब यहीं पर ये पूरा एक कमरा मान लीजिए और इस कमरे में यहाँ पर चिंपैंजी है और यहाँ पर केले टंगे हुए हैं और इस कमरे में ही कुछ खाली बक्से भी एक कोने में रखे हुए हैं, ठीक है, कुछ बक्से भी इस प्रकार से रखे हुए हैं। अब ये चिंपैंजी बार बार प्रयास करता है केले को तोड़ने का, ठीक है, केले तक पहुंचने का, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पाता है। तो बार बार प्रयास करने के बाद में चिंपैंजी हताश होकर बैठ जाता है, ठीक है। फिर थोड़ी देर बैठने के बाद में अचानक उसकी नज़र इन बक्सों पर जाती है और अचानक से उसके अंदर एक सूझ उत्पन्न होती है, जिससे कि वो क्या करता है, इन बक्सों को एक के ऊपर एक जमाते हुए, एक सेकेंड, इन बक्सों को एक के ऊपर एक जमाते हुए उस केले तक पहुंच जाता है, ठीक है। अब वो इसके ऊपर खड़े होकर जब केले तक हाथ पहुंचाता है तो उसके हाथ वहां तक चले जाते हैं और इस प्रकार से वो केले को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड प्रयोग। सेकेंड प्रयोग में उसने क्या किया था, एक अन्य प्रयोग में उसने कमरे में बक्से की जगह 3-4 छड़ियाँ रखी, ठीक है। उसने एक जो दूसरा प्रयोग किया था उसमें क्या किया था, उसने बक्से की जगह पर 3-4 छड़ियाँ रखी। चिंपैंजी इस बार भी छड़ियों को आपस में जोड़कर केलों को प्राप्त करने में सफल रहा। अब इस बार क्या किया था कि वापस से एक कमरे में चिंपैंजी को रखा और कुछ केलों को टांग दिया और इस बार बक्से न रखते हुए छड़ी रख दी थी, ठीक है। क्या रख दी थी, छड़ी रख दी थी, छड़ी के 2-3-4 टुकड़े रख दिए थे। अब इस बार भी चिंपैंजी द्वारा बार बार प्रयास किया गया लेकिन वो केले तक नहीं पहुंच पाया और अचानक से उसकी नज़र इन छड़ी पर जाती है। तो वो क्या करता है, इन छड़ियों को जोड़ देता है ना, वो क्या करता है, इन छड़ियों को पूरा एक साथ जोड़ देता है और फिर इस छड़ी के द्वारा वो केले तक पहुंचने की कोशिश करता है और इस प्रकार वो इस बार भी केले को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। आगे देखते हैं हम। अतः बार बार, इससे क्या पता चलता है, अतः बार बार प्रयोगों को दोहराने के क्रम में उसने पाया कि प्रत्येक बार चिंपैंजी अपनी कोशिश में सफल है। इस बार बार प्रयोग करने के बाद में चिंपैंजी अपने प्रयास में सफल हो जाता है। तो आगे देखते हैं हम लोग। उपरोक्त प्रयोग के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि चिंपैंजी ने अपनी परिस्थितियों का अपने समग्र रूप में, एक सेकेंड, उपरोक्त प्रयोग के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि चिंपैंजी ने अपनी परिस्थितियों का अपने समग्र रूप में प्रत्यक्षीकरण किया, परिस्थितियों में उपलब्ध सामग्री तथा समस्या के हर पहलू का गंभीरतापूर्वक विश्लेषण कर उचित संबंध स्थापित करने की चेष्टा की। यहाँ पर चिंपैंजी ने क्या किया कि पहले तो अपनी इस परिस्थिति को समझा, है ना, समग्र रूप से उसको समझा, उसके बाद में परिस्थिति के अनुसार उसके पास जो साधन या जो संसाधन उपलब्ध थे उनका उसने प्रयोग किया, उसके बारे में विचार किया गंभीरता से और उसका विश्लेषण करके फिर उसको उचित संबंध स्थापित किया, ठीक है। उसको दिखा कि यहाँ पर बक्से हैं तो मैं बक्सों को एक के ऊपर एक रख के केलों तक पहुंच सकता हूँ। तो इस प्रकार उसने अपने सूझबूझ का प्रयोग किया। आगे देखेंगे हम लोग। अंत में समस्याओं और उनसे संबंधित पहलुओं को तुरंत ही समझकर उनका हल उसके मस्तिष्क में अचानक ही कौन गया, ठीक है। इस प्रकार जब उसने बार बार प्रयास किया तो अंत में क्या हुआ कि अचानक ही उन समस्याओं का समाधान उसके माइंड में आ गया और उसने उन केलों को अपनी सूझबूझ के आधार पर प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से इस सिद्धांत में हमने ये समझा कि किस प्रकार से कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था और किस प्रकार चिंपैंजी ने अपनी सूझबूझ से उन केलों को प्राप्त किया और अपने प्रयास में सफल हुआ। अब आगे हम लोग देखेंगे कि शिक्षण क्रिया में इस सिद्धांत का क्या महत्व है, ठीक है। शिक्षण क्रिया में इस सिद्धांत का क्या महत्व है, तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण इसका जो पॉइंट है वो है पाठ्यक्रम का निर्माण करने में सहायक। ये सिद्धांत पाठ्यक्रम का निर्माण करने में सहायक है, ठीक है। दूसरा है
यह सिद्धांत बालक के रटने की प्रवृत्ति का विरोध करता है, क्योंकि ये जो सिद्धांत है ये मानसिक क्रिया पर आधारित है, तो ये रटने की प्रवृत्ति का विरोध करता है। थर्ड है पूर्व से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का सिद्धांत इसी की देन है। ठीक है, जो पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र हम लोग पढ़ते हैं वो इसी सिद्धांत की देन है, क्योंकि इसमें हमने पढ़ा कि इसका अर्थ क्या है, पूर्णता या समग्रता, मतलब किसी भी समस्या को पूर्णता से देखना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि 6 पेनों का मूल्य कितना होगा, ठीक है, 6 पेन का मूल्य कितना होगा, तो अब आप इसका आंसर नहीं बता सकते। इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि एक पेन का मूल्य क्या है। ठीक है, तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि एक पेन का मूल्य क्या है, तब तक आप 6 पेन का मूल्य नहीं ज्ञात कर सकते। इस प्रकार से ये सिद्धांत समग्रता पर आधारित है कि जब भी किसी विषय वस्तु को समझाया जाए या पढ़ाया जाए तो उसे पूर्णता से समझाया जाए या उसके पूर्ण रूप को प्रस्तुत किया जाए। इस प्रकार से पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र इसी सिद्धांत की देन है। आगे हम लोग देखेंगे समस्या का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण। इसके अंतर्गत अभी हमने समझा कि समस्या का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण किया जाता है। ठीक है, अब इसे क्रो एंड क्रो ने कला संगीत साहित्य के लिए उपयोगी माना है। जो क्रो एंड क्रो है उन्होंने इसे कला संगीत और साहित्य के लिए उपयोगी माना है, और जो ड्रेवर है उन्होंने इसे लक्ष्य प्राप्ति में सहायक माना है। ड्रेवर का क्या मानना है कि यह सिद्धांत लक्ष्य प्राप्ति में सहायक है। अब हम इसके कुछ आलोचनात्मक पक्ष को भी देख लेते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार अभ्यास के प्रभाव पर ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, इस सिद्धांत में जो अभ्यास का प्रभाव है उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। और सेकेंड है कि यह सिद्धांत प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत को नकारता है। इसके अंतर्गत जो थार्नडाइक द्वारा जो बात कही गई है कि बार बार प्रयास करने से या बार बार त्रुटि करने से बच्चा सीखता है, तो इस सिद्धांत में उस चीज को नकारा गया है, क्योंकि इनका ये मानना है कि बच्चा प्रयास व त्रुटि से न सीखकर अपनी मानसिक बुद्धि से सीखता है, अपनी सूझबूझ से सीखता है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में कोहलर द्वारा प्रतिपादित अंतर्दृष्टि या सूझबूझ के सिद्धांत को समझा। सबसे पहले हमने क्या देखा कि सर्वप्रथम इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो वर्दीमर द्वारा किया गया था 1911 में, और इस पर प्रयोग किया था कोहलर ने 1916 में, और इसके सहयोगी कौन थे, कोपका थे। ठीक है, और उन्होंने किस पर प्रयोग किया था, वन मानुस पर, सुल्तान नामक एक वन मानुस पर। आगे हम लोग देखेंगे कि इसके अन्य नाम क्या है। तो इसके अन्य नाम हैं गेस्टाल्ट सिद्धांत, समग्रवादी सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत और पूर्ण से अंश की ओर सिद्धांत। आगे हमने देखा कि इसे संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत भी कहते हैं, इसे गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं, और गेस्टाल्ट शब्द का क्या अर्थ है और ये किस भाषा का शब्द है। इसके बाद हमने आगे देखा कि गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक कौन है। ठीक है, तो गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक कौन है, कोहलर, कोपका और वर्दीमर। उसके बाद हमने देखा कि कोहलर ने किस प्रकार से प्रयोग किया, तो हमने इसका प्रथम प्रयोग और सेकेंड प्रयोग दोनों ही प्रयोग देखे और समझे। फिर उसके बाद में हमने इसका शिक्षण क्रिया में महत्व देखा। ठीक है, अब उसके पश्चात हमने इसका आलोचनात्मक पक्ष देखा कि ये प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत को नकारता है। अब हम इसे एक ट्रिक के माध्यम से आसानी से अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसको याद कर लेंगे। तो हमारी ट्रिक है, कोहलर, कोपका और वर्दीमर ने अपनी सूझ से सुल्तान की पहेली गेस की। ठीक है, यहाँ पर एक कहानी के रूप में आपको याद रखना है कि जो सुल्तान है उसने कोहलर, कोपका और वर्दीमर से एक पहेली पूछी थी। ठीक है, सुल्तान नामक जो चिंपैंजी है उसने कोहलर, कोपका और वर्दीमर से एक पहेली पूछी थी। तो कोहलर, कोपका और वर्दीमर ने अपनी सूझ से सुल्तान की पहेली गेस की। ठीक है, उन्होंने अपनी सूझबूझ से सुल्तान द्वारा जो पहेली पूछी गई थी उसका जवाब दिया। तो हमें इसे ट्रिक के रूप में याद रखना है। तो आप 1-2 बार इसे रिपीट करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, कोहलर, कोपका और वर्दीमर ने अपनी सूझ से सुल्तान की पहेली गेस की। अब यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं, कोहलर, कोपका और वर्दीमर ये 3 मनोवैज्ञानिक हो गए जो कि गेस्टाल्टवादी है। ठीक है, सूझ से हो जाएगा हमारा सूझबूझ का सिद्धांत, और सुल्तान से हो जाएगा सुल्तान नामक चिंपैंजी, और गेस से हो जाएगा हमारा गेस्टाल्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से गेस से हुआ गेस्टाल्ट, तो ये गेस्टाल्टवादी है कोहलर, कोपका और वर्दीमर। सूझ से हो जाएगा सूझबूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, और सुल्तान से हो जाएगा सुल्तान नामक चिंपैंजी। इस प्रकार से इस 2 लाइन की जो ट्रिक है उससे हम इस पूरे सिद्धांत को आसानी से याद रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।